हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ सीटेट 30 डे सीरीज़ का डे 8 यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। और ये जो डे 8 होने वाला है, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूँगी, जिसको हम असेसमेंट यानी कि आकलन और साथ ही साथ थिंकिंग यानी कि चिंतन के नाम से जानते हैं। अगर आप सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर खोलते हैं तो इन दोनों टॉपिक से आपको एक एक पेपर सेट में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज के बेहद इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आपके साथ असेसमेंट यानी कि आकलन टॉपिक को डिस्कस करूंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि असेसमेंट आकलन क्या है, तो यहाँ पे जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर आप क्या करें, उसका अगर आप इवैल्यूएशन करें, यानी कि आप यहाँ पर पता करने की कोशिश करें, आप यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि बच्चे ने कितना सीखा है। बच्चे की समझ को, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को अगर हम पता करने की कोशिश करें तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे असेसमेंट करना, आकलन करना कहते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक तरीके से आपके टेस्ट होते हैं जो कि आप यहाँ पे क्लासरूम के अंदर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितना सीख पा रहा है। अब देखिए, आप यहाँ पे सीटेट परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को इन 30 डे सीरीज में इस तरीके से तैयार करना चाहती हूँ कि आपको वो सब चीज़ें आए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, असेसमेंट से संबंधित, आकलन से संबंधित आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये साइड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, यानी कि अधिगम का आकलन क्या है, या फिर आपसे असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या है, या फिर असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के समान आकलन क्या है, ये शब्द पूछे जाते हैं। या फिर आपसे पूछे जाते हैं कि असेसमेंट कितने तरीके के होते हैं, तो दो मेन तरीके के आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक होता है रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, एक होता है योगात्मक यानी कि समेटिव। अब इन सभी टर्म को एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आप लोगों ने भी स्कूल जो पढ़े थे तब आपने दो तरीके के पेपर दिए होंगे। एक होते थे हमारे एंड टर्म असेसमेंट। कौन से असेसमेंट? एंड टर्म असेसमेंट, जो कि आपके फाइनल टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो सालाना परीक्षा होते हैं उनको हम कहते हैं। अब देखिए, जो फाइनल आपके एग्ज़ाम होते हैं या एंड टर्म असेसमेंट होते हैं, इसको हम योगात्मक असेसमेंट या फिर योगात्मक आकलन बोलते हैं, जिसे आप समेटिव असेसमेंट बोलते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसके हिसाब से यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो तैयार होता है। साथ ही साथ आप लोग ये पता करते हो कि बच्चे ने कितना लर्न किया, कितना उन्होंने समझ प्राप्ति की, और साथ ही साथ आप बच्चे को क्या करते हो, ग्रेड में आप क्या करते हो, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में आप क्या करते हो, बच्चे को प्रमोट करते हो। मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है आपका समेटिव असेसमेंट। अगर मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करूं, रचनात्मक आकलन की बात करूं, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से आप अगर शॉर्ट में कह लें तो ये एक यूनिट टेस्ट आप कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं ताकि उन्हें टीच किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो परीक्षा होती है, वे परीक्षण क्यों किया जाता है, परीक्षा यहाँ पे क्यों की जाती है? परीक्षा इसलिए की जा सकती है कि उनको पढ़ाया जा सके। क्यों इसके टेस्ट लिए जाते हैं? क्योंकि इनको पढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ इससे यहाँ पे टीचर को भी पता चलता है कि यहाँ पे हम लोगों को कितनी चीज़ें, परफॉर्मेंस में कितनी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। तो देखिए, आप अगर सोचेंगे कि हम इन दोनों को कंपेयर करें, स्कूल सिस्टम के अंदर दोनों ही ज़रूरी हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे यूनिट टेस्ट या फिर आप क्विज कह लीजिए, या फिर आप यहाँ पे एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, वो सभी चीज़ें आपके फॉर्मेटिव टेस्ट में आ जाएंगी। समेटिव टेस्ट जो सालाना परीक्षा होती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेटिव टेस्ट का मतलब क्या है, समेटिव टेस्ट का मतलब क्या है। तो आपको इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। जो साल के अंत में होते हैं वो समेटिव टेस्ट, और जो हम लोग साल के बीच में, सेशन के बीच में जो टेस्ट लेते हैं वो आपके फॉर्मेटिव टेस्ट। अब इसके अलावा यहाँ पे 3 और टर्म है। यहाँ पे अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन यानी कि जो आपने लर्न कर लिया उसका असेसमेंट, यानी कि एक तरीके से जो एंड टर्म असेसमेंट है, इसकी बात की जा रही है। तो अगर आपको यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन पूछेंगे तो आप यहाँ पे समेटिव असेसमेंट को ध्यान में रख के अपना आंसर देंगे।
यानी कि जो साल के अंत में आपके जो असेसमेंट किए जाते हैं ताकि आपको कितना अधिगम हुआ ये पता कर सके। इसके अलावा अधिगम के लिए आकलन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि लर्निंग हो, यानी कि यहाँ पे जो आप टेस्ट ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चे को टीच कर सके। इसके लिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को याद रखेंगे, जैसे कि यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट आप लोगों के स्कूल में लिए जाते हैं ताकि बच्चे कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं ये इस चीज़ का पता चल सके। इसके अलावा अगला होता है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि अधिगम के समान आकलन, जिसको आप सेल्फ असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि बच्चा खुद को अपने आप को असेस करता है, रिफ्लेक्ट करता है ताकि बच्चे को अपनी कमी और साथ ही साथ टीचर्स को भी पता चल सके। अब देखिए इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है जो होता है मेटाकोग्निशन। ये आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट करना, मेटाकोग्निशन आपसे पूछा जाएगा। कोग्निशन क्या होता है, जो हमारा संज्ञान होता है। तो देखिए यहाँ पे संज्ञान में एक और शब्द जोड़ दिया यहाँ पे, मेटा शब्द। अब ये जो मेटा कॉग्निशन है ये क्या है, जब हम अपनी थिंकिंग को रीथिंक करते हैं, जब हम अपने बारे में एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग रखते हैं, इसी को ही मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। तो जितने मैंने टर्म बताया, ये असेसमेंट क्या है, जब आप ये पता करें कि आपके स्टूडेंट कितना समझ प्राप्त कर पा रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए सिंपल से भाषा में टेस्ट, तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जो आपके बच्चे ने अधिगम किया उसका अगर आप आकलन कर रहे हो तो वो आपका समेटिव असेसमेंट, सालाना परीक्षा एक तरीके से हो जाती है। अधिगम के लिए आकलन, यहाँ पे आप आकलन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आप असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चा सीख सके। ये एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और सेल्फ असेसमेंट क्या हो जाएगा, अधिगम के समान आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन क्या होता है, जिसमें आप यूनिट टेस्ट या मंथली टेस्ट लेते हो ताकि आपको पता चल सके बच्चे के परफॉर्मेंस क्या, बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे ने कितना अधिगम कर लिया। इसके अलावा आखिरी में जो साल के अंत में जो हम असेसमेंट करते हैं, सालाना परीक्षा लेते हैं, जिससे आप रिजल्ट बनाते हो, जिससे आप ये पता करते हो बच्चे ने कितना इस साल सीखा, बच्चे को एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रमोट करते हो, ये होता है समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। आई होप ये जो असेसमेंट का टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। और यकीन मानिए कि ये टॉपिक आपका, जो मैं अब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद आकलन के बाद यानी कि असेसमेंट के बाद मैं आपके साथ थिंकिंग के टॉपिक को डिस्कस करूंगी। अभी हम लोगों ने असेसमेंट यानी कि आकलन के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पे हमसे पूछ रखा है, जो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती है, यानी कि जो रचनावादी कक्षा होती है, उसमें एक अध्यापिका को, एक टीचर को किस चीज़ पर जोर देना चाहिए। अब देखिए अगर मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात करूँ, अगर मैं रचनावादी कक्षा की बात करूँ, तो एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें हम लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं, यानी कि करके सीखने पर हम बल देते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि हर बच्चा जो है वो सीख रहा हो, हमारा जो एम है वो ये होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन, इसके अलावा मानकीकृत मूल्यांकन यानी कि स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, या फिर मानक समृद्ध मूल्यांकन यानी कि नॉन रेफरेंस असेसमेंट, या फिर समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। अब देखिए अगर मैं ये सभी तरीके के मूल्यांकन की बात करूँ तो इसमें सबसे बेहतर होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है। हम इस वजह से हम यहाँ पे जो असेसमेंट है, जो आकलन है, इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चा कितना समझ रहा है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का भी यही एम है कि हर बच्चा जो है इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ें सीखे। इस वजह से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए जो मूल्यांकन हम करते हैं ये किस प्रकार का होता है। अब देखिए जो अधिगम यहाँ पे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ताकि हम मूल्यांकन कर सके, जिसको आप ये जो समेटिव असेसमेंट होता है इससे भी आप जोड़ सकते हो। अगर इसके ऑप्शन में देखें तो देखिए टीचर ओरिएंटेड है, ये ज़रूरी नहीं कि टीचर ओरिएंटेड है। हम यहाँ पे असेसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे लर्निंग इसलिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे अधिगम इसलिए कर रहे हैं ताकि मूल्यांकन हम कर सकें। तो देखिए जो मूल्यांकन हो रहा है वो अधिगम के बाद हो रहा है, यानी कि लर्निंग के बाद आपका मूल्यांकन हो रहा है। तो जो आपने लर्न कर लिया, जो आपने सीख लिया, वो आपका कॉन्टेक्स्चुअल होगा, यानी कि
कि किस संदर्भ में आपने चीज़ें सीखी है उसका आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो हम असेसमेंट करते हैं, जो हम मूल्यांकन करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, अगर आप नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड से भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे कि पहले ऑप्शन में पहला शब्द मिल रहा है लेबलिंग करना, यानी कि यहाँ पे हम क्या करें, नामीकरण कर रहे हैं, ये गलत है। हम बच्चे को कभी भी लेबल नहीं कर सकते कि इसको नहीं आता है, इसको आता है, ये गलत होता है। इसके अलावा कंप्लेन करना, यानी कि एक तरीके से हम शिकायत जो करते हैं, ये भी यहाँ पे गलत है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, अगर आप टैग वर्ड की मदद से भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कई सारे ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है कि बच्चे के स्ट्रेंथ को, बच्चे की जो क्षमताएं हैं, इसको आप पहचानो और उसके जो चैलेंजेस बच्चा जो फेस कर रहा है टीचिंग लर्निंग में, उसको आप समझो। तो उसके अनुसार आप यहाँ पे टीचिंग कर सकते हो और बच्चों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, एक टीचर जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाती है, एक अध्यापिका जो है यहाँ पे वो रुचि दिखाती है, ताकि बच्चे के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें यहाँ पे बच्चे को समझ सके और एक रेगुलर बेसिस पे बिना किसी कंपैरिजन के साथ बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सके। यानी कि एक अध्यापिका जो है विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति के लिए बिना किसी की तुलना के साथ निरंतर रूप से उन्हें समझना चाहती है। तो यहाँ पे वो किस तरीके का असेसमेंट करेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक तो कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। अगर रिजल्ट आप बनाते हो तो कंपैरिजन होता है, तो ये नहीं होगा। नॉर्म रेफरेंस यहाँ पे एक तरीके से तब होता है जब आप एक यहाँ पे चॉइस अपनी क्रिएट करते हो, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा डिसकंटिन्यूस फॉर्म, यानी कि अनियंत्रित रूप से मूल्यांकन करना, ये तो गलत ही है। तो देखिए यहाँ पे बचता है जो है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें आप किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हो, जिसमें आप बच्चे की सुविधा के अनुसार या फिर आप कह लीजिए कि बच्चा कितना सीख रहा है, इस चीज़ को आप देखने के लिए यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हो। इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो रचनात्मक आकलन होता है, ये किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए ये स्टैंडर्डाइज ग्रुप बेस्ड नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट अलग तरीके से होता है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर के द्वारा होता है, रेगुलर स्कूल में नहीं होता, ये भी गलत है। आप रेगुलर स्कूल में भी इसे करते हो, सामान्य शिक्षक द्वारा भी ये किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में ओनली बोल रखा है कि ये आप सेशन के स्टार्टिंग में और एंड में करते हो। सेशन के एंड में हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, ना कि फॉर्मेटिव, तो ये भी गलत है। आप रेगुलरली यहाँ पे कोलैबोरेटिव तरीके से बच्चों के साथ, सहयोग के साथ यहाँ पे नियमित रूप से आकलन करते हो, ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप अपनी एबिलिटी को मॉनिटर कर रहे हो, यानी कि अपनी जो एक तरीके से क्षमता है, योग्यता है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप स्वयं क्या कर रहे हो, जांच रहे हो, उसका मूल्यांकन कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो और मॉडिफाई कर रहे हो अपने थॉट को। तो इसके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है, जब हम खुद रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी थिंकिंग को, तो इसके लिए यहाँ पे मेटाकॉग्निशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे असेसमेंट से संबंधित। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है और ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एज अ होमवर्क क्वेश्चन आप यहाँ पे शो करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, आराम से ऑप्शन पढ़िए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ थिंकिंग यानी कि चिंतन टॉपिक को डिस्कस करती हूँ, फिर हम उसके क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे थिंकिंग यानी कि चिंतन की बात करूँ तो इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में ये देखना है कि थिंकिंग कितने तरीके। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे थिंकिंग यानी कि चिंतन टॉपिक की बात करूँ तो इस टॉपिक में आपको देखना क्या है और आपकी सीटेट परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो देखिए थिंकिंग जो होती है, चिंतन जो होते हैं, वो कई तरीके के होते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे थिंकिंग यानी कि चिंतन टॉपिक को डिस्कस करूंगी। और अगर मैं थिंकिंग की बात करूं, जो हम लोग सोच विचार करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, इसके कई सारे तरीके होते हैं और आपकी सीटेट परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, यानी कि अपसारी चिंतन क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन क्या है, इसके अलावा इरैशनल थिंकिंग यानी कि तर्कहीन चिंतन क्या है, इसके अलावा ईगो सेंट्रिक यानी कि आत्म केंद्रित चिंतन क्या है। ये सभी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं
मैं एक एक टर्म को आपके साथ डिस्कस करूं और आप लोगों के पेपर में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक बच्चा है जो कि किसी समस्या का एक से ज़्यादा समाधान निकाल पा रहा है, तो उसके अंदर किस तरीके की चिंतन होगी। तो देखिए, एक एक टर्म अगर आपको क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ये जो कन्वर्जन और डाइवर्जन थिंकिंग है, यानी कि डाइवर्जन और कन्वर्जन, जिसको अपसारी और अभिसारी चिंतन बोलते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो अपसारी चिंतन होता है यानी कि डाइवर्जन थिंकिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है कि एक बच्चा किसी भी समस्या का यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ये निकाल पाता है। यानी कि एक समस्या का मल्टीपल सॉल्यूशन बच्चा जब निकाल पाए तो उसके अंदर यहाँ पर डाइवर्जन थिंकिंग जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसी भी बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या दे दी जाए तो वो एक से ज़्यादा मल्टीपल सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा हल बता पाएगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन थिंकिंग में क्या होता है, यानी कि अभिसारी चिंतन इसका उल्टा है कि अगर कोई समस्या दे दी जाए तो उस समस्या का एक यहाँ पे सटीक हल, यानी कि एक यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है बच्चा वो निकाल पाता है। यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन निकालना कन्वर्जन थिंकिंग बोलते हैं। अब देखिए, अगर आप इंग्लिश लेटर भी देखते हैं, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, चीज़ें फैलना। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशन निकलते हैं। कन्वर्जन थिंकिंग में जो एक समस्या दी जाती है उसका एक निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जाता है। इसमें हम चीज़ें कंक्लूड करते हैं, इसमें हम फाइनल रिजल्ट बताते हैं, हम इसमें परिणाम यहाँ पे बताते हैं। आई होप ये दोनों क्लियर होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इर्राशनल थिंकिंग, तर्कहीन चिंतन। अब देखिए, तर्क होता है लॉजिक। अगर लॉजिक को आप लॉजिक के अलावा सोचें, यानी कि एक ऐसी थिंकिंग रखें जिसमें कोई लॉजिक ना हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, तो वो होगा आपका इर्राशनल थिंकिंग, जिसका हम कहीं ना कहीं यूज़ नहीं करते। हम कहते हैं कि इस तरीके की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। इर्राशनल थिंकिंग आप ना करो तो सही है कि तर्क के साथ आपको चिंतन करना है, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये है तर्कहीन। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके अलावा अगला है ईगोस्टिक, यहाँ पे जो थिंकिंग होती है, यानी कि जो आत्म केंद्रित चिंतन होती है। आत्म केंद्रित चिंतन के बारे में हमें किसने बताया, अपनी थियोरी के अंदर बताया। इन्होंने 4 अलग अलग अप्रोच दिया, 4 अलग अलग स्टेजेस दिया। यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेद्य पेशीअवस्था बोलते हैं, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल ऑपरेशन। आपको बताना है कि ईगोसेंट्रिक थिंकिंग के बारे में, या ईगोसेंट्रिक अप्रोच जिसमें बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो कौन से स्टेज के अंदर जीन पियाजे बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके डाइवर्जन थिंकिंग, कन्वर्जन थिंकिंग से, जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और डाइवर्जन थिंकिंग में क्या है कि एक समस्या का एक से ज्यादा समाधान निकालना। कन्वर्जन थिंकिंग में एक रिजल्ट, एक परिणाम यहाँ पे निकलता है, इसके बारे में, किसी भी समस्या के बारे में एक सटीक परिणाम निकलता है। इर्राशनल थिंकिंग एक तरीके से लॉजिक, जो तर्कहीन चीज़ों के बारे में बात की गई है। और ईगोसेंट्रिक, यानी कि जो बच्चा खुद के बारे में, सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचता है, इसके बारे में जीन पियाजे अपनी थ्योरी के अंदर बात करते हैं। अब चलिए, यहाँ पे थिंकिंग यानी कि चिंतन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से वाइंड अप हो। अब चलिए, आज के सेशन में इतना ही। अब आपके सामने स्क्रीन में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर यहाँ पे पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह है आपका डे 8। अगर इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको यहाँ पे वीडियो सेक्शन में सारी ही वीडियो मिल जाएगी, डे 1 डे 2 करके, ताकि आप इन्हें अच्छी तरीके से कवर कर सके। टॉपिक बहुत लेंदी नहीं कराती मैं, टॉपिक शॉर्ट में कराती हूँ, ताकि आप शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे बना सके। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ चिंतन यानी कि थिंकिंग के अलग अलग टाइप्स को डिस्कस किया था। अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि इससे बेस्ड लिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम क्लासरूम में करते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना और बच्चों के माइंड में किस तरीके से आइडियाज़ चल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं।
इस टेक्निक को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं, क्या चीज़ विकसित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की तरफ देखते हो तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्जन थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन, जिसमें आप एक सटीक आंसर चाहते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बच्चे के माइंड के अंदर क्या चल रहा है ये अगर जानना चाहते हैं तो बच्चे के माइंड के अंदर मल्टीपल चीज़ें चल रही हो सकती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें चल रही हो सकती हैं, किसी एक प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे चल रहे हो सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मेरी एक्सप्लेनेशन से इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अगर आप बच्चे का ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो बच्चे का डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि जो अपसारी चिंतन है ये यहाँ पे विकसित होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो बच्चे को एक से ज़्यादा आइडिया मिलेंगे, और जब मल्टीपल आइडिया बच्चे को मिलते हैं तो उसमें आपका जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है ये यहाँ पे डेवलप होता है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो है ये बोल रखा है किरण हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचने की कोशिश करती है। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी वो समस्या में अगर फंसी हुई है तो इनोवेटिव नवचारी समाधानों के का अवसर वो ढूंढती है। तो यहाँ पर वो किस तरीके का एग्जाम्पल ये सेट कर रही है। तो देखिए जब कभी भी कोई भी बच्चा मल्टीपल सोल्यूशन की बात करता है या फिर इनोवेटिव थॉट की बात करता है, वे हमेशा अपसारी सोच होता है यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। बाकी सारे ऑप्शन आप आंख बंद करके क्रॉस कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग से पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से करना है। जब कभी भी हम मल्टीपल सोल्यूशन देखें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, और किसी एक तथ्य पे हम अगर पहुँचें, किसी एक कंक्लूजन पर पहुँचे तो कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स जो हैं वो टिक करने हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रेनू जो है किसी प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन में आके वो क्या कर रही है, वो मैनी करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर रही है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे थिंकिंग टॉपिक से यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। आज मैंने आप लोगों के साथ डे 8 जो है ये कवर कर लिया है। डे 8 तक यहाँ पे क्लासेस हो गई हैं, जिसके अंदर मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूँ। और देखिए बहुत लेंदी सेशन नहीं है, ईजी सेशन है, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट भी बना रहे और आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आएँ। इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।